नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट, वो शो जो आपको दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो, ये मोदी की गारंटी है। सत्ता बदलने जा रही है। कुछ लोग कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए। तो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बहुत रोचक बात कही। उन्होंने कहा कि वोटरों की संख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव दुनिया के टॉप 10 चुनावों में से होगा। उन्होंने बिहार चुनाव को मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस कहा। तो दुनिया को 2500 साल पहले लोकतंत्र देने वाले बिहार के 7.5 करोड़ मतदाता जब इस बार वोट डालने के लिए निकलेंगे तो उनके जेहन में क्या चलेगा, क्या डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। इसको लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिस एक मुद्दे की गूंज सबसे ज्यादा है इस बार बिहार में और जिसको कि इस बार जिताऊ फैक्टर बताया जा रहा है, वो है फ्रीबीज। और इस मामले में कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती, लेकिन असल टेंशन तो यह है कि कहीं इसके चक्कर में बिहार और पीछे न चला जाए। बिहार की एनडीए सरकार ने 21 जून से अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कम से कम 15 ऐसी बड़ी घोषणाएं की है, जिसके जरिए महिलाओं और बुजुर्गों से लेकर समाज के हर वर्ग और खास तौर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत आवेदन करने वाली महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए पहली किश्त के तौर पर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं और 6 माह बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। आप सोचिए कि इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि मिल चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, बिहार में महिला मतदाताओं की कुल संख्या 3 करोड़ 49 लाख 82,828 है और अगर उस हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब 40% से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का सीधा फायदा मिल चुका है। 10,000 उनके खाते में पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलने वाली जो पेंशन है उसको 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही। आशा, आंगनबाड़ी, ममता, रसोइया, विकास मित्र, शिक्षा सेवक, ऐसे जो तमाम स्कीम के वर्कर्स हैं उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। बेरोजगारों को भी साधने की पूरी कोशिश की गई। ग्रेजुएट नौजवान को 1,000 रुपए प्रति माह 2 साल तक मिलेंगे। नए रजिस्टर्ड वकीलों को 5,000 रुपए का हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन बांध दी गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ताधारी गठबंधन ही फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स पे उतरी। विपक्षी दल भी बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। इस सरकार को तो खैर देना है और उन्होंने दिया भी है, लेकिन जिनको लगता है कि उनकी सरकार आ सकती है वो इससे बढ़कर कहीं दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव माई बहन सम्मान योजना का ऐलान कर चुके हैं और कह रहे हैं कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो बिहार की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। 2,500 रुपए हर महीने, इसका मतलब आप समझिए कि साल का 30,000 रुपया। अब सवाल यह है कि घोषणा पर खर्च होने वाले जो पैसा है ये कहां से आएगा भाई? क्योंकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि बिहार पर 2024-25 में ही जो अगर कर्ज देखा जाए तो 3,48,370 करोड़ रुपए होगा, बल्कि था यूं कहिए। और 2025-26 में
55,737 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने पड़ेंगे, तब जाकर खर्चा मेंटेन होगा। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो राज्य पर जो कुल खर्च है वो 4 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा, 4,04,107 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा बैठ जाता है। और इस कर्ज के ब्याज के तौर पे ही बिहार को इस साल 23,013 करोड़ रुपए चुकाने पड़े हैं। आप सोचिए कि जहां राज्य का 23,000 करोड़ रुपया सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है और उसके बावजूद फ्रीवीज की लाइन लगाई जा रही है, तो यह सवाल तो रहेगा ही ना कि चुनाव के पहले वोटरों की जेब भरने का जो फॉर्मूला है वो बिहार के भविष्य पर कितना भारी पड़ने वाला है। तो उधर बिहार चुनाव की तारीखों का पता चलता उससे पहले बिहार और देश को यह भी पता चल गया कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी का रुख करने वाली है। और ऐसी अटकलें तब शुरू हुई जब मैथिली ठाकुर ने बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने लिखा कि साल 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती। बीजेपी ने मैथिली की पार्टी में जो संभावित एंट्री है उसको भी लालू यादव के जंगल राज वाले दौर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैथिली के जरिए पार्टी की नजर असल में कहां है, जरा उसको देखिए। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली मैथिली ठाकुर इसी साल जुलाई में 25 साल की हुई हैं, यानी कि अब वो चुनाव लड़ने के लिए एक तरीके से उनकी एज जो है वो एलिजिबल हो चुकी हैं, उसके योग्य हो चुकी हैं। साल 2011 में सिर्फ 11 साल की थी मैथिली जब एक टीवी सिंगिंग कंपटीशन में उन्होंने गीत संगीत के मैदान में एंट्री ली थी, और तब से वो लगातार फिल्म, भजन और लोक गीतों को गा रही हैं और काफी लोकप्रिय हैं, खास करके बिहार में, पूर्वांचल में। और आज मैथिली ठाकुर के YouTube चैनल को अगर आप देखेंगे तो करीब 5 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 50 लाख से ज्यादा लोग उनको YouTube पर सब्सक्राइब करते हैं। और फेसबुक पर जो उनके फॉलोअर्स हैं उसकी संख्या तो और भी ज्यादा है, 14 मिलियन है, यानी कि 1,40,00,000 लोग उनको फेसबुक पे फॉलो करते हैं। तो खास तौर से जो लोकगीत मैथिली गाती हैं वो लोगों के बीच में, बिहार और पूर्वांचल के लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। और मैथिली के जरिए अगर देखा जाए तो बीजेपी की नजर बिहार के जो युवा और महिला मतदाता हैं उस पर खास तौर से। इस बार चुनाव में 18 से 19 साल के 14 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। जो पहले जो युवा वोटर हैं वो तो हैं ही, लेकिन इस साल जो नया रिवीजन हुआ है उसमें 14 लाख नए वोटर जोड़े गए। और अगर मैथिली बीजेपी में आती हैं तो एक तरीके से पवन सिंह के बाद ये बिहार के कला जगत से एक दूसरा बड़ा नाम होगा जो पार्टी का दामन थाम रहा होगा। तो बिहार में तारीखों के ऐलान के पहले देखिए क्या क्या चीजें हो रही है, कैसे पूरी सरगर्मी आपको दिख रही है हर मोर्चे पे। तो इधर मैथिली के पार्टी में एंट्री की खबर चल रही थी, और इधर तारीखों के ऐलान के ठीक पहले आज पटना में मेट्रो की भी मुंह दिखाई हो गई। पटना वाले भी अब मेट्रो वाले हो गए। वो बिहार जो लंबे वक्त तक रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों और दिक्कतों से ही निपटता आया है, झेलता आया है, जूझता आया है, उस बिहार की राजधानी में मेट्रो की रफ्तार एक खुशनुमा सौगात की तरह है, बदलाव की एक ठंडी बयार की तरह है। मेट्रो प्रोजेक्ट को सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, और 2013 में उन्होंने ही इसकी योजना बनाई थी, और जून 2014 में प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली, और 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो के पहले कॉरिडोर की आधारशिला रखी। और इसकी कुल लागत जो इस पूरे प्रोजेक्ट की है वो बताई जा रही है 13,925 करोड़, यानी कि करीब 14,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, और जिसमें बिहार सरकार, केंद्र सरकार और जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जिसको कि जायका कहा जाता है, उसका भी योगदान है। शिलान्यास के 6 साल बाद आज वो मौका आज आ ही गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको हरी झंडी दिखाकर बिहार को मेट्रो वाला तोहफा दिया। उद्घाटन के बाद सीएम ने मेट्रो ट्रेन से भूतनाथ स्टेशन तक सफर भी किया। हालांकि जनता के लिए
पटना मेट्रो की सेवाएं 7 अक्टूबर यानी कल से शुरू होगी। पटना में मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही पटना देश का 24वां मेट्रो वाला शहर बन गया। पटना मेट्रो की 2 लाइन इस समय बन रही है और जिस हिस्से में आज 3 स्टेशन चालू किए गए हैं उसको ब्लू लाइन नाम दिया गया है। तो फिलहाल ब्लू लाइन पर ISBT स्टेशन से 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन तक 4.5 किलोमीटर लंबा रूट शुरू हुआ है और ब्लू लाइन जब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना जंक्शन से ISBT के बीच इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे और जो दूसरी लाइन है जिसको कि रेड लाइन कहा जा रहा है, जिसमें कि दानापुर कैंट से खेमनी चक तक कुल 14 स्टेशन होंगे और इस पर अभी काम चल रहा है। तो ब्लू लाइन पर शुरू की गई मेट्रो के इस रूट पर अधिकतम किराया 30 रुपए होगा, जबकि एक स्टेशन का सफर करने के लिए 15 रुपए आपको देने पड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। आप देखिए पटना मेट्रो पर मैं मौजूद हूं और ये मेट्रो आप देखिए किस तरह से अब दौड़ रही है, यानी कि एक जो सपना था पटना के लोगों का वो सपना यहां पर पूरा होता हुआ अब दिख रहा है लोगों को, क्योंकि आज से मेट्रो की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो की शुरुआत कर दी है और ये अभी 3 स्टेशनों के बीच इसका जो पहले फेज का उद्घाटन है वो हुआ है, जिसमें पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल जो है वहां से ये मेट्रो शुरू हुई है। 0 माइल और भूतनाथ जो मेट्रो स्टेशन है, ये इन 3 स्टेशनों पर ये मेट्रो रुकेगी। अभी फिलहाल 3 स्टेशनों के लिए इसकी शुरुआत की गई है और ये जो शुरुआत है वो आगे और भी है, क्योंकि 6 फेज निर्धारित किया गया है जैसी जानकारी दी गई है और इस 6 फेज में मेट्रो जो पूरे पटना में मेट्रो का जो निर्माण है वो किया गया है और उस पर अब मेट्रो दौड़ेगी। आज फर्स्ट फेज जो है वो शुरू हो गया है। आप लोगों ने पूरा काम किया है? जी हाँ, हम लोग पूरा काम कर लिया। फर्स्ट फेज में आप लोग 5 स्टेशन है, 5 स्टेशन है, अभी 3 स्टेशन चालू हो चुका है। तो कितने फेजेज में होने हैं पूरे मेट्रो? 5 से 6 फेजेज में होने वाला। 5 से 6 फेजेज में होने। तो ये जो अभी फिलहाल 3 बोगी ही लगा हुआ है, तो क्या जब पब्लिक के लिए शुरू होगा तो भी? अभी तो 3 बोगी ही रहेगा। तो मेट्रो से लेकर मैथिली तक बहुत सारे अपडेट हैं बिहार को लेकर और बिहार चुनाव से जुड़े हुए, लेकिन बिहार चुनाव में जो 2 गठबंधन एक तरीके से आमने सामने हैं, एनडीए और इंडी गठबंधन, दोनों ही गठबंधन अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी या कौन सी कितनी सीटों पर कौन से गठबंधन की कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी, ऐसे में किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसकी बात तो खैर अभी छोड़ दीजिए। पहले तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक बार निकल आए, उसके बाद फिर तय होगा कि भाई ये कौन कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है। एनडीए खेमे में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक सीट समझौते को लेकर कोई मुकम्मल खबर सामने नहीं आई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार पटना में कैंप कर रहे हैं और सभी सहयोगी दलों के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। उन्होंने रविवार को ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ऐसे तमाम नेताओं से मुलाकात की। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की जो कोशिश है वो लगातार चल रही है, लेकिन निश्चित तारीख अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, उन्होंने विश्वास जताया है कि 1 सप्ताह के भीतर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब जरा दूसरे खेमे में देखिए, राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक कोलंबिया में होने की खबर आ रही थी और तस्वीरें आ रही थी। ऐसे में गठबंधन में जो उनके साथी तेजस्वी हैं, अभी तक वो नहीं तय कर पाए हैं कि कितनी सीटों पर और लालटेन को कहां लालटेन का सिंबल बांटा जाए। तो ऐसे में देखा जाए तो अभी दोनों ही खेमे में एक तरीके से थोड़ी सी अनिश्चितता है, लेकिन आज जब कि तारीख का ऐलान हो चुका है तो अब ये समझिए कि जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी जल्दी ही निकल आएगा, क्योंकि देखा जाए तो आज से पहले मतदान की तारीख में सिर्फ 1 महीने का फासला है और इसी 30 दिन में बहुत सारा जो है वो गुणा गणित सब समीकरण सारे सेट करने हैं। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ ही दिनों में ये दोनों ही पार्टियों या दोनों गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तो कम से कम तय हो ही जाएगा। तो क्लियर कट में अब अगली स्टोरी का रुख करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज फिर कैसे बंगाल की भूमि सांसदों और विधायकों के खून से लाल हो गई।
तो बंगाल में राजनीति का हिंसक चेहरा आज एक बार फिर से सामने आया। बंगाल में न तो चुनाव है और न तो चुनाव की आहट, लेकिन राजनीति के मोर्चे पर नेता लहूलुहान हो रहे हैं। खून से लथपथ चेहरा और गाड़ी पर पथराव के निशान देखिए। ये पश्चिम बंगाल में बॉम्ब, ब्लड और बैलेट वाली जो राजनीति है उसकी सबसे नई तस्वीर। खून से लाल हो चुके जिन चेहरों को आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू हैं और बीजेपी के ही विधायक हैं शंकर घोष। ये उन दोनों की तस्वीरें हैं जिन पर आज जानलेवा हमला किया गया, गाड़ियों पर जबरदस्त पथराव किया गया, लाठी डंडों से मारपीट की गई। और ये सब कैसे और कहां हुआ, जरा सिलसिलेवार तरीके से इसको समझिए। तो ये पूरी घटना जलपाईगुड़ी जिले की है, जहां बीजेपी के नेता बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री बांटने गए। इनमें उत्तर मालदा से बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू, सिलीगुड़ी से बीजेपी के विधायक शंकर घोष और तमाम छोटे बड़े नेता इसमें मौजूद थे। इलाके का दौरा करने के बाद बीजेपी के नेता जब वापस लौट रहे थे तो पीछे से एक बड़ी भीड़ भागते हुए आई और पहले बीजेपी विधायक शंकर घोष को धक्का दिया। शंकर घोष गाड़ी में बैठने लगे तो एक शख्स ने चप्पल से उन पर हमला कर दिया। मारो मारो की आवाज लगाती हुई भीड़ के बीच से किसी तरीके से बीजेपी के नेता भागकर गाड़ी में बैठ पाए, लेकिन तुरंत ही भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थरों की चपेट में आने से सांसद खगेन मुर्मू के सिर और विधायक शंकर घोष के मुंह पर गंभीर चोटें आई, जिसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमले के बारे में विधायक शंकर घोष ने क्या बताया, जरा एक बार उनसे सुनिए। तो नेताओं से जनता की नाराजगी होती है और अक्सर बात तू मैं हाथापाई तक आ भी जाती, लेकिन नौबत यहां तक आ जाए कि जान बचाने के लाले पड़ जाएं तो सवाल तो उठेंगे ही। जरा इन चेहरों को गौर से देखिए कि वो कौन लोग हैं, जो क्या ये वाकई नेताओं से गुस्साए हुए लोग हैं, आम लोग हैं, या फिर इसके पीछे एक राजनीति का भी एंगल। तो जरा इसको समझिए सिलसिलेवार तरीके से। बीजेपी के नेताओं पर जिस जलपाईगुड़ी में हमला किया गया, ये वही इलाका है जो इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में। बाढ़ भी ऐसी जिसमें सड़क से लेकर पुल तक तिनके की तरफ बह गए। महानंदा और तीस्ता जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ की वजह से 23 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें से 5 लोगों की मौत नगर काटा में हुई। 18 लोग मिरिक में मारे गए। मिरिक एक बड़ा हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग जिले में आता है और मरने वाले ज्यादातर लोग इसी हिल स्टेशन मिरिक के बताए जा रहे हैं। वहीं जो जलपाईगुड़ी का नगर काटा में इलाका है वो मैदानी इलाका है और बीजेपी नेताओं का जो डेलीगेशन है वो आज नगर काटा में ही राहत सामग्री बांटने के लिए गया हुआ और जिस समय भीड़ ने उन पर हमला किया। गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ उसी नगर काटा में ममता बनर्जी भी पहुंची और वो भी इनके बाद पहुंची, ऐसा नहीं कि इसके पहले पहुंची थी। तो ये जो बीजेपी के विधायक और सांसद हैं वो पहले पहुंचे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उनको निशाना बनाया कि आप इतनी देर से क्यों आए, और वही उसी जगह पर मुख्यमंत्री उसके बहुत देर बाद पहुंची, लेकिन भीड़ ने उनके सामने कोई गुस्सा जाहिर नहीं किया। इसीलिए बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि हमला करने वाले लोग टीएमसी से जुड़े हुए थे और बीजेपी के तमाम नेता अपने सांसदों पर हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए। श्री खगेन मुर्मू पर जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ है, उनका जो रक्त रंजित चेहरा है, मतलब जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं एकदम खून खच्चर हो जाना, वो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से कोई पत्थर दिल आदमी होगा जिसका कि हृदय न पिघला हो। तो आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में यदि सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस प्रकार का कातिलाना हमला होता है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहरा करने वाली चुप्पी है। तो आज जो सांसद और विधायक पे हमला हुआ, ये पश्चिम बंगाल में कोई पहली राजनीतिक हिंसा नहीं है। बंगाल की राजनीतिक हिंसा का जो एक तरीके से इतिहास है वो बहुत पुराना है और अभी देखिए तो हाल के दिनों में भी ऐसी तमाम घटनाएं हुई। 5 अगस्त की बात है जब बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। शुवेंदु अधिकारी कूच बिहार में एक रैली की अगुवाई कर रहे थे और तभी कुछ लोगों ने उनके काफिले को निशाना बनाया। काले झंडे दिखाए गए
और पथराव किया गया, जिसमें काफिले के साथ चल रही पुलिस की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। इस हमले को लेकर भी बीजेपी ने टीएमसी पर ही आरोप लगाया था। इससे पहले भी कई मौके आए जब बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़पें होती रही। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य की जो सियासत है, राजनीति है, वो नॉर्थ और साउथ पोल में एक तरीके से बटी हुई है। एक बीजेपी का गढ़ बनकर उभरा है और दूसरा ममता का किला। एक दौर में बंगाल की राजनीति में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी आज ममता बनर्जी की पार्टी के गले तक पहुंच चुकी है और सिर्फ 1.5 दशक के दौरान बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ठीक ठाक मुकाम हासिल कर लिया है। और यही बात कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी की राजनीतिक रंजिश की एक बड़ी वजह बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर हाल फिलहाल की बात है और ये सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी का मामला है। राजनीतिक हिंसा 60 के दशक से की शुरुआत से ही बंगाल के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी। 1959 में खाद्य आंदोलन से शुरू हुआ सियासी हिंसा का दौर 6 दशक बाद भी बदस्तूर जारी है और सिर्फ बदला है तो बस सत्ता परिवर्तन के साथ इसका स्वरूप और मकसद। कम्युनिस्ट पार्टियों के हाथ से निकलकर तृणमूल कांग्रेस के हाथ में राज्य की सत्ता को आए 1.5 दशक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन राज्य की जो रक्त चरित्र वाली तस्वीर है वो जस की तस बनी हुई। और इसीलिए एनसीआरबी की रिपोर्टें बताती है कि 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई। और टीएमसी विरोधियों का कहना है कि बंगाल में जो सत्ताधारी पार्टी ने हिंसा को कैसे राजनीतिक ताकत हासिल करने का औजार बना रखा है, उसे आप सिर्फ आंकड़ों के जरिए नहीं समझ सकते। पहले वामपंथी पार्टियां और फिर बाद में टीएमसी ने जिस तरीके से कैडर बेस्ड राजनीतिक धौस का एक सिस्टम तैयार किया है, जिसमें कि विपक्ष की राजनीति को हिंसा के बल पर दबाना उनका एक तरीके से उनकी एक मोडस ऑपरेंडी है, उनका काम करने का एक तरीका है। उसमें किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए वहां काम कर पाना, लोकतांत्रिक तरीके से प्रसार प्रचार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मशहूर बंगला कहावत है कि जेई जाए लंका से ही होए रावण, यानी जो लंका जाता है वो रावण हो जाता है। और पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है कि जो सत्ता में आता है वही राजनीतिक हिंसा को हथियार बना लेता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको क्लियर कट में यह बताते हैं कि क्या अपने देश में सड़क पर पैदल चलने वाले नियम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पैदल चलने वालों को रोड पर लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। ये वो बात है जो हम सबको बचपन से सिखाई गई और हम अपने बच्चों को भी आज भी यही बात सिखाते हैं। लेकिन ये नियम जल्द ही बदल सकता है और इसका बड़ा इशारा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है कि सड़क पर ट्रैफिक के लेफ्ट की जगह राइट साइड की तरफ से चला जा सकता है या नहीं। सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसी हफ्ते 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब देना है। सड़क पर लेफ्ट राइट चलने के सवाल में अगर आप उलझ रहे हैं तो जरा इसको साफ साफ समझ लीजिए। सड़क पर लेफ्ट चलने का मतलब है कि ट्रैफिक के साथ साथ चलना, यानी कि जिस दिशा में ट्रैफिक यानी कि गाड़ियां चल रही है आप भी उसी दिशा में चलते हैं। मतलब आपका और गाड़ियों का मुंह एक तरफ होता है, यानी ट्रैफिक की दिशा में चलना एक तरीके से लेफ्ट चलना है। और ट्रैफिक के राइट साइड चलने का मतलब यह है कि ट्रैफिक के सामने की दिशा में चलना, यानी कि जहां से जिस तरफ से गाड़ियां आ रही है और आप जिस दिशा में चल रहे हैं एक तरीके से एक दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। तो जहां से आप सामने से आते ट्रैफिक को आप देख पाते हैं, जबकि जब आप लेफ्ट साइड में चल रहे होते हैं तो आपका और ट्रैफिक जब दोनों का एक ही तरफ मुंह होता है तो आपके पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है आप उसे देख नहीं पाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि भाई आप बताइए कि क्या ये जरूरी है कि लेफ्ट से ही चला जाए, राइट से नहीं चला जा सकता। और ये क्यों पूछा है इस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन ये पूछने की वजह यह है कि असल में एक सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई
और जिसमें कि सड़क हादसों का हवाला देकर 2019 में इस अर्जी को लगाया गया था और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव करके पैदल यात्रियों के लिए राइट साइड चलना अनिवार्य करने की मांग की गई। और यह अर्जी 6 साल पहले क्यों लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब जाकर क्यों गंभीरता से लिया है, आज जरा आपको मैं क्लियर कट तरीके से इसको बताता हूं। तो 2017 में परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, और इस रिपोर्ट में कि जो आंकड़े थे उसका हवाला देते हुए एक बताया गया था कि सड़क पर लेफ्ट साइड चलने से पैदल यात्रियों को पीछे से आने वाले वाहन नहीं दिखते, जिससे कि 30% से ज्यादा पैदल जो हादसे होते हैं, पैदल यात्रियों के साथ जो हादसे होते हैं, उसमें से 30% सिर्फ इस वजह से होते हैं क्योंकि उनको पीछे से जो तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है या थोड़ा सड़क से या फुटपाथ से एकदम सट कर आ रही है या तेजी से ओवरटेक कर रही है और वो आदमी किनारे सड़क पे है, तो ये सब जो सिचुएशन होती है और उसकी वजह से जो हादसे होते हैं, उसके बारे में जो पेडेस्ट्रियन होता है, जो सड़क पर चलता हुआ आदमी, उसको पता नहीं लगता कि उसके पीछे से क्या हादसा या क्या खतरा सामने आ रहा है। जबकि अगर आपके सामने से ट्रैफिक आ रहा होगा तो आप इसको बेहतर जज कर पाएंगे। जो राइट साइड से चलने वाले लोग हैं वो ट्रैफिक देख सकते हैं और खतरे को भाप के उससे बचने के लिए एक्शन भी ले सकते हैं। वो भाग सकते हैं, फुटपाथ पर और पीछे जा सकते हैं, या अगर सड़क पे हैं तो फुटपाथ पे जा सकते हैं। कुल मिलाकर अपने बचाव के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। और इसी का हवाला देते हुए जबलपुर के सोशल एक्टिविस्ट ज्ञान प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सड़क पर विदेशों की तरह राइट साइड चलने का नियम लागू करने की मांग की गई। तो इंटरनेशनल नियम की अगर बात करें तो अगर आप देखिए कि दुनिया में क्या क्या किस तरह के नियम है सड़क पर चलने को लेकर, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO ये कहता है कि पैदल यात्री को हमेशा ट्रैफिक का सामना करना चाहिए, यानी कि सामने से आ रही ट्रैफिक को वो देख सके इस तरीके से चलना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में तो रोड साइड साइन बोर्ड्स पर लिखा है कि वॉक फेसिंग ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक को सामने से देखते हुए आप चलें। सड़क पे कभी भी इस तरीके से नहीं चलें कि ट्रैफिक आपके पीछे से या गाड़ियां आपके पीछे से आ रही। हमेशा से इस तरीके से आपको सड़क पे चलना है जिससे कि आप सामने से आ रहे ट्रैफिक को देख पाएं। तो इंटरनेशनल रोड सेफ्टी गाइडलाइंस भी यही कहती है कि राइट साइड चलने का मतलब सुरक्षित चलना है, और खास तौर से वहां जहां फुटपाथ वगैरह जिस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए सड़क के किनारे वहां नहीं हो और लोगों में जागरूकता की भी कमी हो, कानून की भी सख्ती कम हो, तो वहां तो एक खतरा और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो भारत में राह चलते आपको छोटे से बड़े शहरों तक हर जगह 2-3 बातें आपको दिख जाती है। और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भारत में करीब 95% लोग लेफ्ट साइड पर चलते हैं, लेकिन यहां सिर्फ 30% सड़कों पर ही फुटपाथ। आप सोचिए, अगर फुटपाथ पे आप चल रहे हैं तो फिर भी आप सुरक्षित हैं, क्योंकि भाई गाड़ियां सड़क पे चल रही है और इसकी आशंका बहुत कम ही होती है कि जो सड़क पर चल रही गाड़ियां हैं वो अचानक से फुटपाथ पर चढ़ के आपको धक्का मार दे। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ 30% सड़कों पर फुटपाथ है, 70% सड़कों पे फुटपाथ ही नहीं है। तो आप ले देकर सड़क पे ही चल रहे होते हैं, और एक तो सड़क पे चल रहे हैं और वो भी पीछे से गाड़ियां आ रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि कौन पीछे से क्या खतरा आ रहा है। तो वहां भी अगर देखा जाए तो जहां फुटपाथ है भी वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कहीं फुटपाथ पे मेनहोल खुला हुआ रहता है, कहीं फुटपाथ इतने टूटे फूटे या कई बार इतना इंक्रोचमेंट होता है उस पे अतिक्रमण करके बैठे हुए रहते हैं लोग, है ना। उस पे रेहड़ी पटरी लगी रहती है, दुकान वाले जो आगे अपना बढ़ाकर फुटपाथ कब्जा कर लेते हैं। तो ले दे करके जो बाजार में, शहर बाजार में या सड़क पे आपको सुरक्षित चलने का बहुत बहुत कम स्पेस आपके लिए उपलब्ध होता है। तो जो फुटपाथ पैदल चलने के लिए लोगों के लिए बनाया गया है, वहां अवैध रूप से या तो विज्ञापन बोर्ड लगा दिए जाते हैं, गाड़ियों की अवैध पार्किंग कर दी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा तो खैर होता ही है। और तो और फुटपाथ पर बाइक और गाड़ियां कई बार दौड़ा देते हैं लोग। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि अगर सड़क पे जाम लगा हुआ है तो बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले हैं वो अपना फुटपाथ पे अपनी मोटरसाइकिल चढ़ा देते हैं कि चलो भाई हमारी पतली सी गाड़ी हम तो निकाल लेंगे कैसे भी करके।
तो देश के अगर बाकी इलाकों को छोड़ दीजिए तो दिल्ली में भी लोगों का सिविक सेंस भी ऐसा है कि आपको तमाम जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सब दिल्ली और बड़े शहरों की तस्वीरें हैं। और देखिए कि किस तरीके से या तो सड़कों पर या फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट होता है, या उसको पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या जहां है भी वहां फुटपाथ पर चलने के बजाय लोग कई बार सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में आज भी फुटपाथ के नाम पर सड़क किनारे बस एक सफेद लाइन खींच दी जाती है और उस पर लेफ्ट साइड के नियम के हिसाब से चलना एक तरीके से जान हथेली पर लेकर चलना है। पीछे से आ रही गाड़ी कब ठोक दे राहगीर को भनक तक नहीं लग पाती। और महाराष्ट्र का एक आपको वायरल वीडियो जरा दिखाते हैं जो कि ये बता रहा है कि ये किस तरह का खतरा यहां की सड़कों पे होता है। आप देख सकते हैं कि ये 4 लेन रोड है और सड़क पर ये आदमी फुटपाथ लाइन के अंदर चल रहा है। ये मानकर चल रहा है कि ट्रैफिक रूल के लिहाज से ये सुरक्षित है, लेकिन तेज रफ्तार बेकाबू कार इसको पीछे से आकर टक्कर मार देती है और दुर्भाग्य से इस आदमी की मौके पे मौत हो गई। कार वाला थोड़ा आगे जाकर रुककर देखता भी है, फिर ये सोचकर भाग खड़ा होता है कि पुलिस के चक्कर में क्यों पड़ना। यूपी के गोरखपुर का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। रात में खाली सड़क पर भी लेफ्ट में चलना कितना खतरनाक हो सकता है, यह वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। सड़क पर चल रहे 3 नौजवानों को पीछे से एक गाड़ी आकर कैसे खतरनाक तरीके से टक्कर मारती है, जरा उसको देखिए गौर से। इसमें एक आदमी तो कई फुट ऊपर फुटपाथ पर उछलकर गिरता हुआ दिखाई देता है और उसके जो 2 साथी हैं सड़क पर पड़े नजर आते हैं। इसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी। अगर इस सड़क पर राइट साइड अगर ये आदमी चल रहा होता या ये तीनों लोग चल रहे होते तो शायद सामने की दिशा से जो तेज रफ्तार आ रही गाड़ी को देख पाते और बहुत मुमकिन था कि ये कोई इस तरीके से जरूर भागने की या बचने की कोशिश करते और बहुत मुमकिन था कि इनकी जान बच जाती। लेकिन भारत में अच्छी सड़कें बनने के बाद तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाने का एक ऐसा सनक सवार है कई लोगों पे होता है कि इस तरह के हादसे लगातार आपको हर शहर में हर रोज आपको दिख जाएंगे। अभी उदाहरण के लिए कर्नाटक के मंगलुरु का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। यहां सड़क किनारे ऊंचा फुटपाथ ठीक ठाक है कोई, लेकिन उस फुटपाथ पर तेज रफ्तार कार चढ़ा दी गई। मतलब हंसी खुशी जा रहा है परिवार, देखिए मतलब इन चारों को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि भाई कोई फुटपाथ पे ऐसे आकर के गाड़ी चढ़ा देगा। और वहां मतलब लेफ्ट साइड में ही चल रहे थे, लेकिन भाई इनका मुंह जो है वो सामने पीछे से आ रही कार की तरफ से वो नहीं था। वो कैसे जानेंगे कि पीछे से कौन सी कार आ रही है और वो ऐसे फुटपाथ पे चढ़ के उनको ऐसे मार देगी। आप इस हादसे को देखकर एक बार की चौंक जाएंगे कि भाई इस देश में हो क्या रहा है। और देखिए वो भाग के वहां से देखिए लोगों पर चढ़ाते हुए गाड़ी और वो निकल भी गया। भारत में हिट एंड रन के ऐसे 90% मामले, आपको ज्यादातर जो मामले आ रहे हैं वो इसी तरह के हिट एंड रन वाले, पीछे से आकर धक्का मारते हैं और फिर भाग जाते हैं। बाद में पकड़ में आते होंगे कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर लोग उस समय नहीं पकड़ में आते। जहां फुटपाथ पर चल रहे लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं, यानी अगर आप मौजूदा ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चलते हैं तो उसमें भी आपकी जान की हिफाजत की गारंटी नहीं है। पैदल राहगीरों के साथ पिछले कुछ सालों में किस तरीके से रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं वो आंकड़े एक बार जरा देखिए। तो ये जरा इन आंकड़ों को देखिए कि ये साल 2021 में कुल हादसे जो हुए वो 4,12,432 हादसे हुए और मृतकों की संख्या 1,53,972 थी। और उसी तरीके से देखा जाए तो ये 16% की रफ्तार से या 17% की रफ्तार से ये हादसे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए ये 2021 के आंकड़े हैं, तो आप इसी से 22 में देखिए ये आंकड़ा और बढ़ा, 9% और बढ़ करके 4,61,000 हो गया। और मृतकों की संख्या इसमें जाहिर सी बात है बढ़ गई होगी, लेकिन यहां पर वो दूसरा वही आंकड़ा दोबारा लिख दिया गया है। अब आप देखिए 2023 में ये अगेन 2% की बढ़ोतरी है, लेकिन आंकड़ा देखिए ना कितना ऊंचा है, 4,80,000 आंकड़े हादसे हुए और उसमें जो मरने वालों की संख्या 1,72,000 से भी ज्यादा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में इस देश में लोग सड़क हादसों में जान गंवा देते हैं। 4.5 लाख से ज्यादा लोग तो घायल हो गए, उसमें से बहुत सारे लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए होंगे।
तो इस देश में सड़क पर चलना वो कितना बड़ा जोखिम मोल लेने जैसा है, आप इसी से आप अंदाजा लगाइए। तो आप देखिए कि साल दर साल ये आंकड़े कैसे बढ़ते जा रहे हैं, सड़क हादसे कैसे लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं, वो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2022 में हुए रोड एक्सीडेंट में जो पैदल वालों की जो संख्या थी वो 36% थी, और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को गाइडलाइंस जारी किया है कि वो फुटपाथ को और ज्यादा सुरक्षित बनाएं, वहां से अतिक्रमण हटाएं और पैदल यात्रियों की रोड सेफ्टी पर 6 महीने के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करें। और उसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से फुटपाथ सेफ्टी पर एक फाइनल रिपोर्ट मांगी है और ज्ञान प्रकाश की अर्जी को लेकर जवाब मांगा है कि क्या जो इस देश में जो पैदल यात्री हैं क्या वो सड़क पे दाईं तरफ नहीं चल सकते, राइट साइड में नहीं चल सकते। तो देश विदेश में हुए रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सड़क हादसों में मौत की बड़ी वजह सिर में चोट बनती है, और ऐसा खास तौर से तब होता है जब पैदल यात्रियों को पीछे से गाड़ी की टक्कर लगती है। अगर पैदल यात्री सड़क पर अपोजिट दिशा में चलते हैं, पैदल यात्री और वाहन चालक दोनों एक दूसरे को सामने से देख सकते हैं और समय रहते सतर्क हो सकते हैं, और तो ऐसे में रोड एक्सीडेंट्स के मामले कम हो सकते हैं या बिल्कुल कम हुए भी हैं। जबकि अपोजिट दिशा में चलने का एक दूसरा फायदा यह भी है कि ऐसे में चोट भी कम लगती है और सिर में चोट लगने की आशंका कम होती है। विदेशों में इसी तरीके की जो रिसर्च किए गए हैं उसमें सारी बातें सामने आई है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि भाई फुटपाथ पर चलने का नियम अब बदलने का समय आ गया है या नहीं। तो आज क्लियर कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए नवभारत का एजेंडा।